हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 3 साइंस फाइबर टू फैब्रिक। और अभी जो पार्ट करने जा रहे हैं वो है सिल्क। सिल्क से जो हमें फाइबर मिलता है वो कैसे मिलता है, सिल्क कौन से एनिमल से, कौन से ऑर्गेनिज्म से मिलता है हमें, वो हमें पता लगेगा। तो चलिए देखते हैं और भी जो इसके अंदर जानकारी है पेजिस पर वो क्लियर करते हैं कि क्या क्या है। यहाँ है सिल्क। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स। द rearing of silkworms for obtaining silk is called सेरीकल्चर। तो यहाँ बता रखा है कि जैसे कि हमें पौधों से फाइबर मिलता है, कॉटन, लेटेक्स, है ना, और जूट, वैसे ही जानवरों से भी मिलता है। तो हमने देखा था वूल के बारे में, और अभी हम देख रहे हैं सिल्क के बारे में। सिल्क भी एक एनिमल फाइबर है। सिल्क वॉर्म इस सिल्क फाइबर को बुनते हैं और फिर हम उसको गेट कर लेते हैं। और ये सेरीकल्चर की डेफिनेशन है कि सिल्क वॉर्म को पालना, सिल्क को प्राप्त करने के लिए, सिल्क को गेट करने के लिए, वो कहलाता है सेरीकल्चर। ओके, दिस वन। तो यहाँ क्या क्वेश्चन बन सकता है? ये सेरीकल्चर के लिए बन गया। डिफाइन सेरीकल्चर। क्या गलती हो गई स्पेलिंग में? SERICULTURE, ये ऐसे ही कर देते हैं गलतियाँ। चलिए, ओके, इसको हम डिक्शनरी में शामिल कर लेते हैं। अब आगे है फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर एंड ग्रैंड मदर the kind of silk sarees they have. List the kinds of silk. अब आप अपनी मदर से, ग्रैंड मदर से, ऑन से बात कर सकते हैं। वो सिल्क की साड़ी ज़रूर पहनते होंगे कि वो कितने टाइप के सिल्क की साड़ियाँ पहनते हैं। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। अब आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, अभी जो स्टार्टिंग कर रहे हैं इस टॉपिक की, वो है सिल्क मोथ की हिस्ट्री को जानने के साथ हम ये करने जा रहे हैं। ये ज़रूरी हो जाता है कि हम सिल्क मोथ की जो लाइफ हिस्ट्री है वो क्या है वो समझे। लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोथ। द फीमेल सिल्क मोथ विच हैच लार्वा आर कोल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स। तो ये डेफिनेशन हो गई कैटरपिलर की या सिल्क वॉर्म की, जो कि 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। CATERPILLAR। ओके, ये डेफिनेशन हो गई इसकी। अब आगे, दे ग्रो इन साइज
and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa. अब प्यूपा की डेफिनेशन आ गई। जब ये बढ़ते हैं और तो इनका साइज भी पहले के मुकाबले में बड़ा हो जाएगा और इसकी जो ये स्टेज है ये प्यूपा कहलाती है, राइट। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। पहले ये एक नेट बनाता है जिसकी वजह से ये अपने आप को होल्ड कर पाए वहाँ पर, यानी कि गिरे ना इधर उधर, जाला सा बना लेंगे जैसे आपने मकड़ी वगैरह का भी देखा होगा। इट फर्स्ट वीव अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8। और जब ये अपने आप को होल्ड कर लेता है उस जगह पर जहाँ पर मान लिया तना है या कहीं पर भी है, पत्ती है, ब्रांच है कोई, वहाँ पर अपने आप को होल्ड करने के बाद फिर ये 8 की शेप में अपने आप को जो अपने सिर को हिलाता है और फिर जो धागा है वो लपेटता है, ऐसी कुछ है ना। मतलब वो अपने सिर को घुमाएगा ऐसे और वो ऐसे धागा बुनेगा ऐसे। ये वाली जो फॉर्म होगी ये 8 की फॉर्म है, ये इसमें कन्वर्ट वो अपने सिर को इस तरीके से घुमाएगा और फिर वो धागा बुनना स्टार्ट कर देता है। तो ये प्यूपा की डेफिनेशन होगी। थोड़ी बहुत इसमें मॉडिफिकेशन भी करनी पड़ती है। एग्जैक्ट तो इसकी डेफिनेशन होगी नहीं। प्यूपा इज द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर सिल्क वॉर्म आफ्टर कैटरपिलर व्हेन इट ग्रोज एंड इट इज रेडी टू मेक द थ्रेड ऑफ सिल्क, राइट। तो उसको प्यूपा कहते हैं। यहाँ ये जानकारी है। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ, ये हमने कर लिया। और किस फॉर्म में करता है ये, जो नेट की थ्रेडिंग जो नेट को बनाता है वो किस हिसाब से बनाता है, वो थ्रेड वो 8 की फॉर्म में अपने सिर को हिलाता है और थ्रेड बनाता है। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ अ protein which hardens on exposure to the air and becomes silk fiber। जब वो फाइबर छोड़ रहा होता है तो वो कैसा फाइबर होता है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। वो एक तरीके का प्रोटीन का बना हुआ होता है जो कि हवा की प्रेजेंस में आते हैं, उसके मुंह से वो हवा की प्रेजेंस में आता है तो उस वक्त वो फिर हार्ड हो जाता है और वो सिल्क फाइबर बना देता है। सून द कैटरपिलर completely covers itself by silk fibers. This covering is known as cocoon। जब वो इस प्रोटीन की मदद से, इस फाइबर की मदद से जब ये पूरे अपने आप को ढक लेता है, अपने आप को जब ये पूरा ढक लेता है तो ये कवरिंग ही कहलाती है कोकून। और इसकी मदद से ही फिर वो कन्वर्ट होता है, हम वो अपने जो फाइबर है उससे गेट करते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेज है प्यूपा के बाद की। नेक्स्ट, द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क yarn is as strong as a comparable thread of steel। अब इसके बाद की जो डेवलपमेंट है वो होती है उसी ही कोकून के अंदर
जो उसने अपने आसपास थ्रेड बना ली है और उसके अंदर अब वो कवरिंग के अंदर रहता है, तो उसकी डेवलपमेंट उसके अंदर ही होने लग जाती है। जैसे कि अंडा होता है, अंडे की बाहर की जो कवरिंग होगी वो उसकी प्रोटेक्शन करती है और वो अंदर बनने लग जाता है। जो चूजा है, जो बर्ड का जो बेबी होता है, वो वहाँ पे ग्रोथ उसकी होनी स्टार्ट हो जाती है। राइट, वैसे ही इसकी भी होती है। और फिर इसी ही सिल्क फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है कपड़े बनाने के लिए। अब आप ये देखिए इसके बारे में, आपकी इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। इसकी स्ट्रेंथ उतनी ही होती है जितने की उतनी ही मोटे एक स्टील के थ्रेड की होगी। क्वेश्चन बना लेते हैं इसका। टेल द स्ट्रेंथ ऑफ द सिल्क फाइबर by comparing it with steel. Okay. Next, the silk yarn thread is obtained from the cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moths which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture. भाई कोर्स यानी मोटा होगा, स्मूथ होगा, शाइनी होगा, उस हिसाब से। अब जो सिल्क यार्न हमें मिलता है कोकून से, और वो कोकून होता है सिल्क मोथ का, तो सिल्क मोथ के कोकून से हमें सिल्क यार्न यानी थ्रेड है वो गेट होता है। और अब सिल्क मोथ भी कई तरह की वैरायटी के होते हैं, और ये सिल्क मोथ उस वक्त इनकी जो लुक है वो डिफरेंट होगी। उनका जो बनावट है, जो जैसा वो दिखते हैं, वो भी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। और जो सिल्क यार्न ये प्रोड्यूस करते हैं, कोकून बनाते हैं, वो भी अलग अलग होगा उसी ही हिसाब से। उनकी जो सिल्क मोथ पे डिपेंड करेगी ये कौन से वाला सिल्क मोथ है। तो वो जो सिल्क यार्न जो ये प्रोड्यूस करते हैं वो मोटा भी हो सकता है दूसरे के मुकाबले में, स्मूथ भी हो सकता है दूसरे के मुकाबले में, और एक दूसरे के मुकाबले में शाइनी या डल भी हो सकते हैं। राइट। थस तसार सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क etc. are obtained from cocoons spun by different types of moths. तो ये 1 2 3 तीन टाइप के जो सिल्क है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं, जो कि अलग अलग सिल्क वॉर्म से मिलते हैं, उनके कोकून से मिलते हैं। राइट। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बना ले। यहाँ इसीलिए क्वेश्चन बनाते हैं। इतने पार्ट के लिए write few variety of silkworms, how are the silk obtained from them different। तो कुछ नाम बता दो और उसके बाद वो कैसे डिफरेंट है दूसरे के मुकाबले में। द मोस्ट कॉमन
ओ दुष्ट। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज mulberry silk moth. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous, and elastic and can be dyed in beautiful colors. Sericulture or culture of silkworms is very old occupation in India. India produces plenty of silk on a commercial scale. तो यहाँ बता रखा है सिल्क फाइबर के बारे में, जो कि मुलबरी से जो पेड़ है उन वाले सिल्क से मिलता है। मुलबरी का पेड़ होता है, वहाँ पर जो सिल्क वॉर्म होते हैं उन्हें कहते हैं मुलबरी सिल्क मोथ। Write few lines on mulberry silk moth and its fiber, its silk. राइट। तो जो मुलबरी सिल्क मोथ होते हैं, जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है और इलास्टिक होता है, और उसको अलग अलग सुंदर सुंदर रंगों में भी डाई किया जा सकता है। ये मोस्ट कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो यूज में आता है, जो लोग पसंद करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनके अंदर ये क्वालिटीज होती है, सॉफ्ट होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, इलास्टिक होते हैं, स्ट्रेचेबल हो गए यानी कि, और इसको अलग अलग रंगों में भी डाई किया जा सकता है। और भारत देश के अंदर जो सिल्क वॉर्म का जो बिजनेस है ये बहुत पुराना है, और कॉमर्शियल स्केल पर यानी कि बेचने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मात्रा पर ये सिल्क बनाया जाता है, बिक्री के लिए, बेचने के लिए, चाहे वो देश में हो चाहे वो विदेश में हो। अब ये एक्टिविटी 3.5 है, लेट अस सी इट। Collect pieces of silk cloth of various types of paste them in your scrapbook. You can find them in a tailor's shop among the heap of waste cut pieces. आपको क्या करना है, जो अलग अलग टाइप के जो सिल्क क्लॉथ है वो आपको पेस्ट करने हैं, और ये आपको जो सिल्क के कपड़े या टुकड़े हैं ये मिल सकते हैं दर्जी के पास, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा कट पड़े रहते हैं, क्योंकि वो सिलाई करते हैं, कटाई करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा भी बच जाता है, छोटे छोटे टुकड़े भी बच जाते हैं, तो आपको वो वाले चिपकाने हैं। इससे आपको नॉलेज होगी, राइट। और अब नेक्स्ट है, टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर and identify the types of silk such as mulberry silk, tasar silk, eri silk, muga silk, or compare the texture of these silk with that of the artificial silk species which contain synthetic fibers. Try and collect pictures of different moths whose caterpillars provide the various types of silk. अब आपको क्या करना है, अपनी मम्मी, आंट, टीचर की हेल्प लेनी है, और फिर उन सिल्क को आपको आइडेंटिफाई करना है जो आपने टुकड़े इकट्ठे किए हैं, कि क्या वो मलबरी सिल्क है, क्या तसार सिल्क है, क्या वो एरी सिल्क है या मूंगा सिल्क है, और फिर आपको उनमें कंपैरिजन भी करना है। इतना पता करने के बाद कि उनका टेक्सचर कैसा है, सिल्क का जो कपड़ा आपने लिया है उनका टेक्सचर कैसा है, दिखने में कैसे है ना, मोटाई वगैरह कैसी है, और इनको कंपेयर करना है आर्टिफिशियल सिल्क से, जो आजकल आर्टिफिशियल भी बनाए जाते हैं, उस सिल्क से आपको उसे कंपेयर करना है।
अब इन सिंथेटिक फाइबर्स के साथ कंपेयरिंग करने के बाद आपको क्या करना है, आपको पिक्चर्स गेट करनी है उन कैटरपिलर्स की जिससे कि ये वाले टाइप के सिल्क आपको गेट होते हैं, राइट। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। और फिर हम ये वाले जो कीवर्ड्स है ये भी करेंगे अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। समझते रहिए और अच्छे से करते रहिए, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन वगैरह कोई आएंगे तो आप इस तरीके के से पढ़ करके और भी कोई अगर अच्छा तरीका हो सकता है अपने खुद के डेवलप करके, मतलब समझ में तो आपको आ गया है। अब आप इसके अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन भी बना सकते हैं, या फिर 1 मार्क 2 मार्क फिलअप के तौर पर कैसे भी आए तो आप इसे कर सकते हैं। ये चैप्टर समझने के बाद बेटा एक बात काम ज़रूर करना, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं, आप उन टेस्ट को करने की कोशिश कीजिए जिसमें MCQ टाइप के होते हैं। और अगर कोई असाइनमेंट आपको मिलता है तो वो भी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको सोल्व्ड असाइनमेंट मिल जाता है नेट से तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप उनके आंसर्स मत देखिए और खुद उसके आंसर्स निकालने की कोशिश कीजिए। और फुल मार्क्स वगैरह की बुक्स तो आपके पास होती ही है, फुल मार्क्स है या फिर कोई एग्ज़ाम आइडियाज़ है या कोई भी ऐसी कई सारी बुक्स है, MBD है ना। ये बुक्स अगर आपके पास है तो आप NCERT क्वेश्चन तो आपने लर्न कर लिए होंगे, टीचर्स ने करवा दिए होंगे। उसके बाद उसमें 1 मार्क फिलअप MCQ कई टाइप के क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होते हैं। तो आप उनके आंसर्स पर हाथ रख लीजिए या कोई शीट रख लीजिए और ख़ुद आंसर्स देने की कोशिश कीजिए अपने खुद के शब्दों के साथ, तो आपकी प्रैक्टिस कहीं ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपको चैप्टर तो समझ में आ गया है और क्लियर भी अच्छे से हो जाएगा फिर। ओके, तो ऐसे समझते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।